जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन चैनल पर। हम लोग बात कर रहे हैं जीएस के महाकुंभ के बारे में। जीएस के महाकुंभ की 5 वीडियोस पड़ चुकी हैं। आज का ये 6वां वीडियो होगा और प्रत्येक वीडियो में हम लोग 20 प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं और 20 प्रश्नों की चर्चा के साथ साथ उनके एडिशनल फैक्ट्स को भी समझने का प्रयास कर रहे हैं। और ये सभी प्रश्न सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। चलिए बहुत देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। ध्यान से देखेंगे। पहला प्रश्न है, वस्त्र चित्रकला का मुख्य केंद्र कौन सा है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या बीकानेर? तो आपका सही आंसर हो जाएगा वस्तु चित्रकला का मुख्य केंद्र जो है वो है उदयपुर। उदयपुर कहाँ है भाई? उदयपुर है राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। अब राजस्थान का जिक्र जब आया है तो राजस्थान के बारे में एक करंट अफेयर की जानकारी आप रख लीजिए कि राजस्थान जो है अभी ऊर्जा संरक्षण के मामले में नंबर 1 पे कौन सा प्रदेश बना हुआ है? राजस्थान बना हुआ है। कौन बना है? राजस्थान। जब राजस्थान की बात आ गई है तो राजस्थान के बारे में एक बात और जान लीजिए कि राजस्थान में अभी एक करंट अफेयर है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का वहाँ उद्घाटन किया गया है, जो कि उस राज्य का सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार होगा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कि अभी तक भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार हुआ करता था। लेकिन अब भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। राज्यपाल हैं कलराज मिश्र और लोकसभा सीटों की संख्या है 25। चलिए अगले प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं, बाघ गुफाएं कहाँ स्थित हैं? गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में या फिर महाराष्ट्र में? ध्यान समझिएगा। बाघ गुफाएं जो हैं वो स्थित हैं मध्य प्रदेश में। बाघ गुफाओं को इस तरीके से भी आप हल्का सा कनेक्टिविटी के साथ याद कर सकते हैं कि अभी चीते जो हैं किस प्रदेश में रखे गए हैं, जो नामीबिया से लाए गए हैं, तो वो मध्य प्रदेश में रखे गए हैं। तो चीते मध्य प्रदेश में हैं तो बाघ गुफा भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। एक तरीके से कनेक्टिविटी बना के आप याद कर सकते हैं। और मध्य प्रदेश की बात आ गई है तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। लोकसभा सीटों की संख्या है 29। अच्छा, मध्य प्रदेश के बारे में ये भी जानकारी रखिएगा कि हार्ट ऑफ इंडिया कहते हैं मध्य प्रदेश को। क्या बोलते हैं? हार्ट ऑफ इंडिया। अगर हम कहते हैं कि लेपर्ड स्टेट को किसको कहते हैं, तब वो भी मध्य प्रदेश को। अगर आपसे कहते हैं टाइगर स्टेट किसको बोलते हैं, तो आपने कहा मध्य प्रदेश को। अगर आपसे कहते हैं वुल्फ स्टेट किसको कहते हैं, तो आप कहेंगे कि मध्य प्रदेश को। आपसे कहते हैं सोया स्टेट किसको कहते हैं, तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश को। आपसे कहते हैं सागौन का बगीचा किस प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो आप कहते हैं मध्य प्रदेश को। आप कहते हैं वन से आच्छादित सबसे ज़्यादा प्रदेश कौन सा है, तो आप कहते हैं मध्य प्रदेश को। तो इतनी बातें मध्य प्रदेश के बारे में याद रखिएगा। अगला प्रश्न ध्यान देते हैं। अगले प्रश्न में कह रहे हैं, वीणा वादन का पारंगत मुगल बादशाह कौन था? तो अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब? तो वीणा वादन का पारंगत मुगल बादशाह जो था वो था औरंगजेब। कौन था भाई? औरंगजेब। औरंगजेब जो है वो शाहजहां का जो है, शाहजहां के बाद का जो शासक था मुगल साम्राज्य का, वो था औरंगजेब। और औरंगजेब के बारे में बात याद रखिएगा कि औरंगजेब मुगल साम्राज्य में जिंदा पीर कहा था। क्या कहा था भाई? जिंदा पीर। जिंदा पीर और आलमगीर। क्या कहा था? आलमगीर। जिंदा पीर और आलमगीर दोनों औरंगजेब के नाम थे। और औरंगजेब ने ही सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को जो है कि तेग बहादुर की हत्या करी थी। किसने? औरंगजेब ने। इतनी बातें याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न में ध्यान देते हैं। भारतीय तुर्की शासकों की स्थापत्य कला की विशेषता क्या है? कलात्मक रूपांकन या लाल पत्थरों का उपयोग या फिर मेहराब एवं गुंबदों का निर्माण या फिर मीनारों का निर्माण? तो भारतीय तुर्की शासक जो थे उनकी जो कला विशेषता थी वो थी मेहराब एवं गुंबदों का निर्माण। ये जो है कि सब शुरुआत जो की रही थी वो किया था कुषाण वंश के शासकों ने, लेकिन विशेषता रही थी ये भारतीय तुर्की शासकों की। अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। भातखंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में, आगरा में, दिल्ली में या फिर लखनऊ में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ में, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। अच्छा, जब लखनऊ का जिक्र आया है तो लखनऊ के बारे में याद रखिएगा कि लखनऊ गोमती नदी किनारे स्थित है। कहाँ है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। अब ये लखनऊ किसकी राजधानी है? उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश के बारे में याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल हैं यहाँ की आनंदीबेन पटेल। और लोकसभा सीटों की संख्या है 80। पूरे देश में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में 80। सबसे ज़्यादा राज्यसभा की सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में 31। सबसे ज़्यादा विधान परिषद की सीटों की संख्या
उत्तर प्रदेश में 100 और सबसे ज़्यादा विधान सभा सीटों की संख्या 403 जो कि उत्तर प्रदेश में, यानी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद सभी में सबसे ज़्यादा सदस्यों की संख्या किसी प्रदेश में है तो वो कौन से प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में है। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। किस देश की गुफा चित्रकारी को वर्ष 2014 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल कर लिया गया है? क्या प्रश्न पूछा इन्होंने? किस देश की गुफा चित्रकारी को वर्ष 2014 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है? तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस। क्या हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा। फ्रांस के गुफा चित्रकारी को जो है वर्ष 2014 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। जब फ्रांस की बात आई है तो ध्यान से देखिएगा, फ्रांस की कैपिटल होती है पेरिस, करेंसी है यूरो। फ्रांस पेरिस यूरो। क्या? फ्रांस पेरिस यूरो। फ्रांस के बारे में एक बात याद रखिएगा कि फ्रांस और हमारे देश के बीच में एक सैन्य अभ्यास होता है जिसको बोलते हैं वरुण सैन्य अभ्यास होता है, जो हमारे और यानी भारत और फ्रांस के बीच में होता है। फ्रांस के बारे में एक बात और याद रखिएगा कि जीएसटी जो है सबसे पहले जो लागू किया गया था वो कौन सा देश था जिसने लागू किया था? वो था फ्रांस। फ्रांस पेरिस यूरो। चलिए अगले प्रश्न में ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है चित्रकारों के प्रेरक कवि कौन है? तो चित्रकारों के प्रेरक कवि के रूप में जाने जाते हैं भाई सूरदास, तुलसीदास, रसखान या फिर केशवदास। तो चित्रकारों के प्रेरक कवि के रूप में जाने जाते हैं ये हैं तुलसीदास, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना करी थी। रामचरितमानस, रामायण की रचना करी थी वाल्मीकि जी ने, जबकि रामचरितमानस की रचना करी थी तुलसीदास जी ने। अब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की तो रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है, ये प्रश्न पूछा आता है तो आप कहते हैं अवधी भाषा में। किस भाषा में लिखा गया था? अवधी भाषा में लिखा गया था। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? बात ध्यान समझिएगा। संविधान में जो मूल कर्तव्य है वो अनुच्छेद 51 क में वर्णित है, जो कि शुरुआत में 10 थी, लेकिन अब मूल कर्तव्यों की संख्या हो गई है 11। अनुच्छेद 51 क, ध्यान समझिएगा, जब किसी भी अनुच्छेद में क ख ग घ आपको दिखाई देता है तो आप समझ लीजिएगा कि वह जो है संविधान संशोधन के बाद जो है कि उस अनुच्छेद को जोड़ा गया है। यानी अनुच्छेद 51 क का तात्पर्य क्या हुआ भाई? 51 क का मतलब हो गया ये अनुच्छेद 51 क बाद में, मूल संविधान का पार्ट नहीं था, ये बाद में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। यानी मूल संविधान में मूल कर्तव्य को नहीं जोड़ा गया था, बाद में 51 क जोड़ा गया। और 51 क है, अनुच्छेद 51 क जो है वो भाग 4 क में है। किसमें है? भाग 4 क में। अब इसका सही उत्तर देख लीजिएगा कि किस देश के संविधान से ली गई है, तो ये लिया गया है रूस से। कहाँ से लिया गया भाई? रूस से। रूस की कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रूबल। रूस मॉस्को रूबल हो जाता है और रूस से लिया गया है। तो एक तरीके से ट्रिक भी कनेक्ट कर सकते हैं आप, क्योंकि ट्रिक कनेक्ट करने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि मूल कर्तव्य तो लिए गए हैं रूस से, लेकिन मूल अधिकार लिए गए हैं अमेरिका से। कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से। तो मूल कर्तव्य मूल अधिकार में कंफ्यूजन होता है थोड़ा सा, तो कनेक्ट कर लीजिएगा। मूल कर्तव्य, कर्तव्य का मतलब कर्तव्य। अगर कर्तव्य आपका ठीक है तो कोई रुष्ट नहीं होगा आपसे, अगर कर्तव्य आपका गड़बड़ हो गया तो आदमी रुष्ट हो जाता है। तो इसलिए मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। और जब एक कनेक्ट हो गया कि मूल कर्तव्य रूस से, तो मूल अधिकार जायज़ सी बात है अमेरिका। अ से अधिकार, अ से अमेरिका, तो मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। रूस मॉस्को रूबल। अगला ऑप्शन है जर्मनी, जर्मनी बर्लिन यूरो। अगला है फ्रांस, फ्रांस पेरिस यूरो। और इसके बाद अगला है चीन, चीन बीजिंग युआन या फिर रेनमिनबिंग। अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? अभी पिछले सवाल में हम लोगों ने बात करा कि मूल कर्तव्य जो थे वो 10 थे, लेकिन बाद में बढ़ाकर कितने कर दिए गए? 11 कर दिए, जो कि अनुच्छेद 51 क में, किस में है? अनुच्छेद 51 क भाग 4 क में वर्णित है। अगले प्रश्न में कह रहे हैं संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया था? ध्यान समझिएगा, अभी 3 सवाल लगातार मूल कर्तव्य से हो गए। मूल कर्तव्य जो था वो अनुच्छेद 51 क में जोड़ा गया है, भाग 4 क में, और लिया गया है रूस से। और किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया है? तो यह है स्वर्ण सिंह समिति। कौन समिति? स्वर्ण सिंह समिति। अब याद करने का ट्रिक समझिएगा। मूल कर्तव्य, जो कर्तव्य जिस व्यक्ति का सही होगा, जब कर्तव्य का मतलब कर्म, जब कर्म अच्छा करेंगे तो क्या मिलेगा? स्वर्ण मिलेगा, मतलब सोना। मतलब काम करोगे तो क्या मिलेगा? सोना मिलेगा। मतलब अगर कर्म अच्छे रहेंगे तो क्या मिलेगा? स्वर्ण मिलेगा। तो मूल कर्तव्य किस समिति से लिया गया भाई? स्वर्ण सिंह समिति से लिया गया। अगले प्रश्न में ध्यान देते हैं। भारतीय संघ की शक्ति किस में निहित होती है? तो भारतीय संघ की समिति जो होती है वो संसद में, प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में या फिर मंत्रिमंडल में।
तो जो भारतीय संघ की शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति में, ध्यान समझिएगा, जो हमारा संसद होता है वो 3 चीजों से मिलकर बना होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जिसका उल्लेख अनुच्छेद 52 में होता है, किसमें होता है भाई? अनुच्छेद 52 में। जबकि इसके चुनाव की प्रक्रिया जो होती है वो अनुच्छेद 54 में निहित होती है। किसमें होती है? अनुच्छेद 54 में। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया महाभियोग कहलाती है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 61 में किया जाता है। किसमें किया था? अनुच्छेद 101, माफ कीजिएगा, अनुच्छेद 61 में किया जाता है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपात जो है कि इमरजेंसी लागू कर सकता है। पहला होता है अनुच्छेद 352, जिसको कहते हैं नेशनल इमरजेंसी। अगला होता है 356, जिसको कहते हैं राष्ट्रपति शासन। और अगला होता है 360, जिसको कहते हैं वित्तीय आपातकाल, जो कि राष्ट्रपति द्वारा लगाया जा सकता है। ठीक है, चलिए इतनी बातें याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल कौन कौन होते हैं? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है अनुच्छेद 54 में वर्णित है। ठीक है, अब यहाँ पूछ दिया कि निर्वाचक मंडल में शामिल कौन कौन होते हैं, यानी कौन कौन वोट दे सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। संसद के दोनों सदन का मतलब कौन कौन होता है? लोकसभा और राज्यसभा। कौन कौन? लोकसभा और राज्यसभा। तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक, तो ये तीनों प्रकार के, संसद के दोनों सदस्य और लोकसभा के माफ कीजिएगा, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो चुनाव में भाग लेते हैं। अब आपको अभी बताया हमने कि लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ पाई जाती हैं? उत्तर प्रदेश में। राज्यसभा की उत्तर प्रदेश में, विधानसभा की उत्तर प्रदेश में, और विधान परिषद की भी उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं। लोक चित्र शैली मधुबनी कहाँ से संबंधित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से, बिहार से, या फिर राजस्थान से? तो जो मधुबनी है, लोक चित्र शैली जो है वो बिहार से संबंधित है। ठीक है, बिहार से संबंधित है। तो बिहार के बारे में बात कर लेते हैं। बिहार की राजधानी है पटना। बिहार का मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, और राज्यपाल इसमें है फागू चौहान। कौन है? फागू चौहान। और लोकसभा सीटों की संख्या जो है बिहार में वो हो जाती है 40। अब इसको कैसे याद करेंगे भाई? यूपी बिहार, जब भी आप कोई नाम याद करते हैं साथ में अगर कोई नाम आता है तो आपके सामने आता है यूपी बिहार। तो यूपी की है 80, कितनी है भाई? लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 80, और बिहार की है 40। तो ठीक आधी नहीं होगी, तो यूपी बिहार साथ में आते हैं। तो यूपी 80 अगर है तो बिहार कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न में ध्यान देते हैं। सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है? खरोष्ठी लिपि, ब्राह्मी लिपि, प्राकृत लिपि, या फिर सिंधी लिपि? तो जो सबसे प्राचीन लिपि जो है वो हो जाती है ब्राह्मी लिपि। कौन सा? सबसे प्राचीन लिपि हो जाती है ब्राह्मी लिपि। और इस ब्राह्मी लिपि का सबसे पहले जो उपयोग पाया गया वो अशोक के शिलालेखों में पाया गया। अशोक कौन थे भाई? मौर्य वंश के बहुत जबरदस्त शासक थे अशोक। और अशोक जो है, अशोक ने कलिंग की लड़ाई के बाद, कलिंग की लड़ाई जो कि 261 ईसा पूर्व में हुआ था, 261 ईसा पूर्व यानी 261 बीसी में हुआ था, उसी के बाद से उन्होंने युद्ध पर विराम लगा दिया था और फिर बौद्ध धर्म को अपना लिया था। 261 ईसा पूर्व में 13वां शिलालेख में, कौन से शिलालेख में? 13वां शिलालेख में उल्लिखित है कौन सी लड़ाई? कलिंग की लड़ाई, जो कि हुई थी 261 ईसा पूर्व में। और यही वह निर्णायक लड़ाई थी, युद्ध था, जिसके बाद से अशोक ने अस्त्र शस्त्र त्याग करके धर्म के रास्ते को अपना लिया था। चलिए अगला प्रश्न ध्यान देते हैं। लोक नृत्य बिहू कहाँ से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से, कर्नाटक से, केरल से, या फिर असम से? तो जो बिहू है वो बिहू है संबंधित एक प्रदेश है असम। असम की राजधानी है दिसपुर, असम दिसपुर। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं हेमंत विश्व शर्मा। कौन है? हेमंत विश्व शर्मा। राज्यपाल है जगदीश मुखी। कौन है भाई? जगदीश मुखी राज्यपाल है। और लोकसभा सीटों की संख्या है 14। कितनी है? 14। अब इसको ट्रिक से करेक्ट करिएगा। असम के लोकसभा सीटों की संख्या 14। असम की क्या फेमस है? सबसे ज़्यादा चाय फेमस है। चाय फेमस है तो आदमी चाय मांग रहा है। कैसे मांग रहा है भाई? 1 कप चाय दो, 1 कप चाय, 1 कप चाय। तो 1 चाय, 1 चाय, 1 चाय, तो 1 4 से 1 4, और आप कहेंगे 1 4 से हो जाएगा 14। तो आपने कहा असम में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी। और 14 लोकसभा सीटों की संख्या झारखंड में भी होती है। ज़्यादा चाय अगर डाल देंगे तो झार आने लगेगा चाय में से, है ना? तो आप कहेंगे कि झारखंड और असम दोनों में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी हो जाती है? 14 हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। वाद्य वादक गोविंद स्वामी पिल्ले किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो
सितार से, संतूर से, वायलिन से या फिर सरोद से। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे वायलिन से। किससे संबंधित हो जाएंगे भाई? वायलिन से। और इसी वायलिन से संबंधित कनेक्ट कर लीजिएगा श्री रामकृष्णन और कृष्ण नटराजन। श्री रामकृष्णन और कृष्ण नटराजन भी वायलिन से ही संबंधित थे। एक बहुत महत्वपूर्ण, हमारा आंसर तो वायलिन हो गया, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण सितार वादक हैं जिनका नाम है पंडित रविशंकर और वंदे हसन। पंडित रविशंकर हो गए, वंदे हसन हो गए। इन दोनों वाद्य जो है वादकों के नाम बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि सितार वादक हैं। संतूर वादक एक बहुत इंपॉर्टेंट है, शिव कुमार शर्मा, ध्यान रखिएगा। कौन है भाई? शिव कुमार शर्मा संतूर वादक है। और एक सरोद वादक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अली खान। कौन है भाई? अली खान और अमान अली। अली खान और अमान अली, ये दो महत्वपूर्ण जो है सरोद वादक हैं। ठीक है, बहरहाल अभी इस प्रश्न का उत्तर जो गोविंद स्वामी पिल्ले हैं वो किससे संबंधित हैं? वायलिन से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? पुणे, नागपुर, कोलकाता, देहरादून। तो आपने कहा कि जो मुख्यालय है वो है देहरादून में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ भाई? देहरादून, जो कि उत्तराखंड की राजधानी है। किसकी राजधानी भाई? उत्तराखंड की राजधानी है। अब भारतीय सर्वेक्षण विभाग की बात की गई है तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1767 में। कब हुई थी भाई? 1767 में हुई थी। 1767 में हुई थी भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना। अच्छा, 1767 अगर आ गया तो उसके पहले 3 साल पहले 1764 आया हुआ था। 1764 में कौन सी लड़ाई हुई थी? बक्सर की लड़ाई हुई थी। 1764 में कौन सी लड़ाई हुई थी? बक्सर की लड़ाई। और फिर 1764 के 7 साल पहले यानी 1757 में कौन सी लड़ाई हुई थी? प्लासी की लड़ाई हुई थी। प्लासी की लड़ाई। तो हमारा प्रश्न क्या था? भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो आपने बताया देहरादून, जो कि उत्तराखंड की राजधानी है। जब उत्तराखंड की बात आ गई है तो उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन है? तो इस समय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और इसके बाद राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह। लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 5। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? यह है जमशेदपुर में। जमशेदपुर कहाँ है भाई? झारखंड में। और स्थापना हुई थी इसकी 1950 में। 1950 में। अब चूंकि जमशेदपुर है झारखंड में तो झारखंड की चर्चा कर लेते हैं। झारखंड की राजधानी है रांची। लोकसभा मुख्यमंत्री जो है यहाँ के ये है हेमंत सोरेन। कौन है? हेमंत सोरेन। और राज्यपाल हैं रमेश बैस। लोकसभा सीटों की संख्या झारखंड में अभी हमने आपको बताया कि असम और झारखंड दोनों में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी हो जाती है? 14 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 14। अगला प्रश्न देखिएगा। उदय शंकर प्रसिद्ध हैं फिल्म अभिनेता के रूप में, नर्तक के रूप में, कवि के रूप में या फिर चित्रकार के रूप में? तो जो उदय शंकर जो है एक महान नर्तक थे। कौन थे भैया? उदय शंकर महान नर्तक थे। महान नर्तकों में एक और नाम आता है शंकर कुरूप का, एक और नाम आता है राम गोपाल का। ठीक है, तो राम गोपाल और उदय शंकर और जो है शंकर कुरूप, इन सभी को याद रखिएगा। क्या है ये? नर्तक है, प्रसिद्ध नर्तक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहे हैं गीता का फारसी में अनुवाद किसने कराया था? जो गीता था उसका फारसी में हमारे हिंदू धर्म के जो ग्रंथ है गीता का फारसी में अनुवाद किसने कराया था? तो वो शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां जो मुगल साम्राज्य के जहांगीर के कार्यकाल के बाद आए थे शाहजहां, जो कि 1628 से 1658 तक का कार्यकाल देखे थे, यानी 30 साल तक के कार्यकाल देखा था शाहजहां ने। उसी शाहजहां ने आगरा के जो है कि ताजमहल का निर्माण कराया था अपनी पत्नी की याद में। शाहजहां ने ही आगरे के ताजमहल का निर्माण कराया था। चलिए इसके बाद इसी के साथ आज का यह अंतिम प्रश्न समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल की घंटी जरूर बजा दीजिएगा। किसी प्रकार का कोई क्वेरी होता है, प्रश्न होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। आपके हर प्रश्न का उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया जाएगा। अगर ऐसा प्रश्न होता है जो कि वीडियो के माध्यम से बताने लायक योग्य हो तो आपको वीडियो के माध्यम से वो चीज़ें बताई जाएंगी। तो इसलिए अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अन्य वीडियो को देखने के लिए लगातार चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।